गाइस, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। आज मैं एक और सक्सेस स्टोरी लेके आ चुकी हूँ आप सभी के लिए, जिसमें हम बात करेंगे आरुषि से, जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और बहुत अच्छा स्कोर लिया। इस बार 208 मार्क्स से उन्होंने अपना नेट क्वालिफाई किया है। जिस तरीके से हम देखते हुए चल रहे हैं कि एग्जामिनेशन में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे लगभग 190 प्लस पे ही जेआरएफ हो जाया करता था 3 से 4 साल पहले, आज वो कट ऑफ बढ़ के लगभग 218 और 220 तक पहुंच चुकी है, जो आप ओवर द टाइम देख रहे हो। तो इतना हाई कंपटीशन होता है, तो उस समय पे कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से जो हमारे 150 क्वेश्चंस हैं उनको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए कि जो 20 यूनिट्स हैं उनको पढ़ा जाए कि हम अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लें। बहुत सारे बच्चे जो हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि 6% सिर्फ रिजल्ट जो है यहाँ पे रहता है। तो कैसे आरुषि अपने आप को वो 6% में लेके आ पाई और कैसे उन्होंने हर चीज को कवर किया, किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी रही, कितने घंटे वो पढ़ते थे, जैसे आपका ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आरुषि, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपने ये माइलस्टोन मैम, अचीव किया, हार्ड वर्क किया और उन सब चीजों ने पे ऑफ किया और फाइनली जो है आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके हमारे साथ आए हो, आज बैठे हो। और मुझे बताइए कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट होती है, अपना बैकग्राउंड बताइए थोड़ा। और फिर बच्चों को भी जो है ये इम्पोर्टेंट सेशन हम इसीलिए ले रहे हैं कि उनको भी कुछ चीजें सीखने को मिले और वो भी अपनी तैयारी में ये चीजें ऐड ऑन कर सके, चीजें समझ सके कितनी इंपॉर्टेंस किस चीज की रहती है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मैंने अपनी बैचलर्स जो है वो चंडीगढ़ से की है, एमसीएम डीएवी से। और मैंने अपनी मास्टर जिसे कहते हैं डीएवी से की है, अगेन इन चंडीगढ़। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट होती है यूजीसी नेट की फ्रॉम दिसंबर 2024। तो ऐसा नहीं है कि मेरा ये पहली बारी में ही क्वालिफाई हो गया है। दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट। पहली बारी में नहीं हुआ था, दूसरी बारी में आई क्वालिफाइड फॉर ओनली पीएचडी। और थर्ड टाइम पे जिसे कहते हैं आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट। और दिस वाज माय फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट, मैं इसी यही बोलूंगी। पिछले दो अटेम्प्ट्स जो थे वो मेरे लिए एक कहीं ना कहीं मुझे पता लगा है कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, मेरी क्या क्या कमियां रही हैं। एंड अगर मैं इसे और थोड़ा ब्रेक डाउन करूं तो मैं यही बोलूंगी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे ये वाले 6 मंथ्स थे आफ्टर जून 2025 वाला अटेम्प्ट, वो काफ़ी मैंने सीरियसली लिया है। और यही है कि आप किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, सबके लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए अलग है, हो सकता है जो व्यूअर्स होंगे उनके लिए अलग हो। जो मैं फॉलो कर रही हूँ जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी वही चीज हो। बट यस, एक कॉमन पैटर्न होता है, वो है कंसिस्टेंसी। अब टाइम अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने कंसिस्टेंटली 4 बजे मैं उठी ही हूँ। 10:30 मेरा ऑफ टाइम रहता था। तो 10:30 के बाद मैंने 1 मिनट भी ऊपर में पढ़ने के लिए नहीं बैठती थी, क्योंकि आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना भी जरूरी है। और बीच में डेफिनेटली देयर वर ब्रेक्स। हाफ आवर का ब्रेक होता था, कभी कभी मैं बता देती हूँ 1 घंटा भी हो जाता था। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। क्योंकि इतनी पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तो ब्रेन भी थोड़ा थक जाता है। और अपने आप को रिलैक्स करना भी इज रियली इम्पोर्टेंट। और जहाँ तक नोट्स की बात है, तो मैम मेरे पास आपके नोट्स थे ऑलरेडी। बट साथ साथ में मैंने अपने खुद के नोट्स भी बनाए हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से बनाते हो वो आपको इजी लगेंगे। मैं यही बोलूंगी, आप ब्रेक डाउन करो, चार्ट्स बनाओ, जैसे भी आपको आसान लगता है आप वैसे करो। मैंने बनाए वो एक नोट्स के अलग थे। जैसे अगर मैंने इनकम टैक्स के नोट्स बनाए हैं तो अलग मैंने शीट रखी, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने सारे सेक्शंस लिखे। कि पेपर से 2 दिन पहले या हफ्ता पहले जैसे कहते हैं, कि मैं वही नोट्स पढ़ के जाऊं। सेम मार्केटिंग के लिए भी ये था कि अगर मैंने काफी सारे पेजेस ले रखे हैं मार्केटिंग के पूरे नोट्स बनाने के लिए, एंड में मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे जो सिर्फ 2 या 3 में कवर हो जाते थे, जिसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी कि वहीं से मैं देखूं पेपर जाने से पहले और वही हो जाए मेरा, कि बार बार मुझे सारा ना देखना पड़े। क्योंकि वो देख के आप पैनिक कर जाओगे एंड में भी कि ये भी करना है वो भी करना है। तो इट्स बेटर कि आप एक सेपरेट शीट पे जिसे कहते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट करके रखो। दे रियली हेल्पफुल। लगता है कि सुनने में जब बच्चे बोलते हैं कि ये क्या है, कैसे है, ऐसे तो होता नहीं है, बट जब आप करोगे तो आपको दिखेगा सच में कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। बिल्कुल, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स का, आपने जैसे मेंशन किया, तो नोट्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमें बनाने चाहिए और आपने भी वो चीज को फॉलो किया एंड डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको आपकी तैयारी में देखने को मिला। बट एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे 20 यूनिट्स हैं,
आपने किस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 को बाइफरकेट किया था, और कैसे उन 20 यूनिट्स में से हर यूनिट एक जैसी नहीं होती, तो उसके लिए कैसे प्लान किया और कैसे प्रिपेयर किया कि ये पर्टिकुलर यूनिट है, ये पर्टिकुलर यूनिट थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, इसमें ग्राफ्स हैं, तो कैसे उसको किया जाए? मैम जैसे मैं अपना बताऊं तो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स मैंने पेपर 1 और पेपर 2 अलग ही टाइम रखा था। शाम को मैं पढ़ती थी अपने पेपर 2। मेरा पता नहीं दिमाग ऐसे चलता था कि यूजुअली मेरा पेपर 2 का जो है वो 3 बजे या 4 बजे के बाद मैं पेपर 2 ही पकड़ती थी। और पेपर 1 में ऐसा था कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो मैं तब करती थी जब मेरा थ्योरी से मन भर जाता था। जब कहते हैं ना कि थ्योरी बहुत ज्यादा हो गई हाँ। है, अब आपका दिमाग चलना बंद हो गया है, इतना नहीं मारा जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मतलब पेपर 1 में भी जो आपको वैसे ही याद रखने पड़ेंगे जैसे वो है, लाइक हायर एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स वो आपको बार बार करके ही याद होंगे, उसकी बिल्कुल। डेट्स वगैरह। फिर उसके बाद जब मेरा हो जाता था कि आई कांट डू विद थ्योरी एनीमोर, मैं फिर जाती थी प्रैक्टिकल पे। डीआई कर ली, मैथ्स कर लिया, या थोड़ा जैसे लॉजिकल रीजनिंग हमारा जो था वो कर ले सब्जेक्ट्स। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि टाइम मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक रखा था कि मैंने ये सब्जेक्ट इतना पढ़ना है या ये इतना। मैंने टॉपिक्स के हिसाब से डिवाइड किया होता था कि इतना टॉपिक है जो मुझे पढ़ना है, ये हो जाएगा तो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बट वो टॉपिक था कि वो कंप्लीट करके ही जाना है। हाँ, वो टाइमिंग का टारगेट नहीं मैं देख स्पेसिफिक, हाँ टारगेट स्पेसिफिक स्टडी आपने किया, ना कि टाइम स्पेसिफिक स्टडी, जो कि बहुत जरूरी टाइम है। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना वो हल से रोवन प्लान भी हम पढ़ते हैं, टाइम लगाने से बात नहीं बनेगी, प्रोडक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वही चीज पे फोकस एग्जैक्टली। जो है आपने किया और वही चीज ने रिजल्ट भी आपको दिए। बट यस, आपने बोला कि मैं 4 बजे उठती थी, इवन मेरे लिए भी जो है सुबह उठना पॉसिबल नहीं था, बट मैंने भी अपनी तैयारी के टाइम पे 6 बजे उठना शुरू कर दिया था कि चलो 6 बजे तो उठ सकते हैं। पर आपने, मैम वो हाँ। सही कह रहे हो, हो जाता है वो अपने आप। जब आप एक स्टेज पे आ जाते हो तो आपको रियलाइजेशन हिट करती है कि नहीं अब कुछ करना है, तो वो ऑटोमेटिकली जिसे कहते हैं आपकी बॉडी और माइंड वैसे ही तैयार हो जाता है उन चीजों के लिए। हाँ बिल्कुल। और एक सुबह का पढ़ा हुआ बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इवन रात को भी पढ़ने से हेल्प मिलती है, बट मुझे ऐसा लगता है अगर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं ना तो टाइम बहुत, पूरा दिन ऐसा लगता है कि बहुत टाइम मेरे पास है। रात को ऐसा नहीं फील जी। होता, बट सुबह उठ के ऐसा लगता था अच्छा अभी 10 ही बजे हैं, और ऐसा लगता था कि बहुत कुछ कर लिया 3-4 घंटे में, तो बहुत कुछ हो गया। तो ये प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज करने के तरीके होते हैं वो चीज बहुत हेल्प करती है। एंड एक्चुअली ये जो एग्जामिनेशन है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो आपने इस तैयारी को किया बहुत सिंसियरली, सारी चीजें की, टारगेट स्पेसिफिक स्टडी की। अब लास्ट में बात आती है मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट का क्या रोल रहा? एंड मॉक टेस्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि मेरे तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, है ना, इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे थे, कितने मॉक टेस्ट दिए पहले तो ये बताना, किस तरीके से देते थे, एंड अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी तो वो उस पर कैसे काम किया? बहुत सारे बच्चे यहीं पे स्टक हो जाते हैं, मैम डिमोटिवेशन हो रहा है, कम मार्क्स हैं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं दे रही है अटेम्प्ट, उसको कैसे ओवरकम किया आपने? मैम डीमोटिवेशन तो आई थिंक ये सबका ही है, मेरे साथ भी यही हुआ था। और ऐसा नहीं है कि मेरे स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट में बड़े अच्छे नंबर आते थे। सारे मॉक टेस्ट मैं नहीं दे पाई, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने आई थिंक एट एट मॉक टेस्ट तो दिए ही होंगे। तो जो पहला वाला था आई डोंट रिमेम्बर द स्कोर, बट वो कम ही थे। आई थिंक मेरी शुरुआत 160 या 170 से हुई थी, क्योंकि शायद उस टाइम मेरी रिवीजन भी पूरी नहीं हुई थी। मैंने सिलेबस कर लिया था पूरा, बट रिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बिल्कुल। मैंने वही उसके बाद यही कोशिश की कि मैं रिवाइज करती रहूं करती रहूं करती रहूं। तो अगले में थोड़ा इम्प्रूव हुआ। बीच में जैसे थोड़े मॉक टेस्ट जब थोड़े मुश्किल होते थे तो वो स्कोर डाउन भी जाता था, ऐसा नहीं था कि मैं मेरा ग्राफ ऊपर ही जा रहा था, नीचे भी आया है। 200 भी मैंने क्रॉस किए हैं, 200 208 तक भी मेरे आए हैं। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा हमेशा कंसिस्टेंट ही रहा, एंड तक आते आते कहीं ना कहीं मेरा स्कोर कम भी रहा है। तो वो था, मुझे डिसअपॉइंटमेंट थी कहीं ना कहीं, वो मैं मन में लेके चल रही थी। बट मैंने क्या किया, मैंने अलग से मैंने अपने मम्मा के फोन पे जितने भी क्वेश्चंस थे जो मेरे से नहीं हुए उनके मैंने फोटोज ले लिए। हर एक क्वेश्चन के नीचे जो भी एक्सप्लेनेशन थी या कहीं से अपने आप, फिर ये आता है कि सेल्फ असेसमेंट करने की बारी, कि अब आप देखो कि आपकी गलती कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही। ये इंपॉर्टेंट है। आपने दे दिया करके बंद कर दिया वो नहीं है, गलतियां देखनी भी इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, उन चीजों पे काम करो, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। मैंने लिया, मैं दूसरों को भी यही बोलूंगी कि ये चीज मत करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वही प्रेशर लेके
एग्जाम हॉल एग्जाम में में अगर चले पहुंच जाते गए हो। तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। ये मैंने ऐसे ही अपने साथ के भी, अपना खुद का मेरा भाई भी है, उसने उसको भी मैंने करते हुए देखा है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई और ये चीज करे और हम्म, इससे वो हो जाए, डिसअपॉइंटमेंट लेके वहां बिल्कुल पेपर बिल्कुल। खराब हो जाए। हाँ, क्योंकि आपने बोला जैसे फ्लक्चुएशंस थी, तो फ्लक्चुएशंस तो होंगी, कोई मॉक टेस्ट में कुछ टाइप का क्वेश्चन किसी अलग तरीके से आएगा, कभी वो ऐसे तरीके से आएगा आपको आता होगा। तो ग्राफ कंसिस्टेंटली तो इम्प्रूव होता है, बट हाँ उसमें फ्लक्चुएशंस भी आती हैं। तो आप ये देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कौन से गलत कर रहे हो जिसकी वजह से कम स्कोर जा रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और वही सेल्फ असेसमेंट जो है आरुषि बात कर रहे हैं वो सेम चीज है। तो ये चीज जो है वो बहुत अच्छी रही। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आपने तैयारी शुरू की, आपने बोला ये 6 महीने मेरे लिए एक सीरियस अटेम्प्ट था और बहुत सिंसियरिटी से मैंने पढ़ाई की, तो हाउ यू स्टडीड, लाइक क्या स्ट्रेटजी थी कि मुझे पहले सिलेबस करना है, पीवाई क्यूज करने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं। लाइक अगर मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ, मुझे बिगिन करनी है अपनी जर्नी, एंड मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या एक पर्टिकुलर वे होना चाहिए कि मुझे अपने 6 महीने किस तरीके से डिवोट करने चाहिए टू गेट दिस स्कोर। मैम मैंने तो ऐसे किया था कि जो भी क्लास देखती थी, जैसे मान लो आपकी क्लास चल रही है, सब मैंने रिकॉर्डिंग से ही कवर की है। मैं लाइव सेशंस नहीं अटेंड करती थी। मेरे लिए वही ज़्यादा कंफर्टेबल रहा है, क्योंकि मैं 1.5 2 हाँ। इंटू की स्पीड पे चला के उसे देखती थी। क्योंकि मेरा पहले भी कवर मैंने किए हैं, तो थोड़ा कुछ सब्जेक्ट्स में आसानी थी कि मैं जल्दी कवर कर लूँ। बट ये साथ साथ में मैं नोट्स साथ में ही मैं बनाती थी। उसके बाद नहीं कि मैं अलग से बैठ रही हूँ नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स बनाने में भी टाइम लगता है। तो अगर आप कर रहे हो तो साथ साथ में कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पीवाई क्यूज की बात करूँ तो मैं पहले जो सब्जेक्ट कर लिया पूरा, अगर वो हो जाता है उसके बाद मैं वो पीवाई क्यूज लगाती थी। बट वो सब्जेक्ट खत्म होने के एकदम बाद ही मैं साथ साथ में पीवाई क्यूज भी कर लेती थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अभी जस्ट पढ़े ही हैं। क्योंकि मेरा ऐसा हिसाब था कि अगर मैं लास्ट में करूंगी सारे पीवाई क्यूज, चांस कि मैं थोड़े कॉन्सेप्ट्स इधर उधर भूल भी जाऊं। तो मैं साथ साथ में ही करती थी पीवाई क्यूज भी। मैंने उनमें भी कोई गैप नहीं रखा है, साथ ही किया जो भी किया, और नोट साथ साथ में ही बनाए हैं। तो नोट्स आप साथ में बनाते थे। एक चीज, एक बच्चे जो है सबसे ज्यादा डाउट मेरे पास आता है कि मैम नोट्स साथ में अगर बनाते हैं तो बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ता है, टाइम जो है वो लगता है ज्यादा। आप एक्चुअल में बताओ कि अगर 1 घंटे की क्लास है, आपको उसके नोट्स भी बनाने हैं, तो आपको कितना टाइम लगता था? क्योंकि ये टाइम एलोकेशन बहुत जरूरी है, और टाइम लगेगा तो वो कितना टाइम लगेगा? टाइम तो मैम लगता है, देखो एक्स्ट्रा टाइम तो आपको लगेगा, लेकिन एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, वो बाद में आप ही के काम आएंगे। तो थोड़ा अगर टाइम लग भी रहा है तो मुझे नहीं लगता, अगर आपके पास टाइम है, लाइक आई हैड 6 मंथ्स फुल्ली, ये टाइम का भी यहाँ पे सबके लिए अलग अलग हो बिल्कुल। सकता है। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने वो नोट्स बनाए, मैंने उनमें अच्छे एफर्ट्स डाले। हो सकता है कि आपको, अब आपके ऊपर भी है कि आप कैसे नोट्स बनाते हो। नोट्स होने चाहिए बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प, ऐसे भी नहीं कि बहुत लंबे लंबे हो, कि फिर वही नोट्स का तभी फायदा होगा आपको अगर आप बिल्कुल। छोटे नोट्स बना रहे हो। हाँ, डिटेल अगर आप नोट्स वही तो सोच मैंने रहे हो कि प्रोवाइड किए ही थे। डिटेल नोट्स तो मेरे वाले ही पढ़ लो फिर। एग्जैक्टली वही है, तो आपके नोट्स, हमारे खुद के नोट्स के फायदे यही होंगे अगर हम उनको छोटे में बना रहे हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। बाकी आज की डेट में तो बहुत सारे हमारे पास एप्स भी हैं, चैट बिल्कुल। जीपीटी वगैरह। बट वही है कि अपने हाथ के नोट्स अलग ही होते हैं। हाँ, वो हैंड रिटन नोट्स तो लास्ट में आपको पता है क्या चीज आपने कहाँ लिखी थी। चैट जीपीटी से आपको ये तो पता है कि क्रिस्प में है, पर क्या पता क्या चीज कहाँ लिखी थी, तो वो चीज आपको रिकॉल ही नहीं हो पाती है। तो हैंड रिटन नोट्स आर बिल्कुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि बताया आरुषि ने। एंड यस, अभी मुझे एक और चीज बताओ कि हर दिन आपने पूरा प्लान कर लिया, बट क्या ऐसा पॉसिबल था कि हर दिन ऐसे ही पढ़ा आपने? एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल भी कुछ छूट गया हो, या आपका किसी दिन मन ना किया हो फिर भी आप पढ़ते रहे, इस तरीके के थे? या इट इज ओके टू हैव अ ब्रेक फॉर अ 1 डे और अ 2 डे, इस टाइप की अप्रोच थी? नहीं, इट इज डेफिनेटली ओके टू हैव अ ब्रेक। ऐसे भी दिन गए हैं कि जहाँ पे नहीं करता था मन जबरदस्ती, क्योंकि जबरदस्ती बैठ के पढ़ के कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप कुछ और कर लो, अपना थोड़ा रिलैक्स करो, कुछ भी जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है आप वो करो। बट बैठे रहने से, ऐसे कि कहीं बैठे हो किताब खोल के बैठे हो, ध्यान है नहीं, वो कोई फायदे का नहीं है। तो इससे अच्छा है कि अपने आप को थोड़ा शांत रखो, अगले दिन के लिए प्रिपेयर करो कि हम अगले दिन जो है उतने ही जोश के साथ पढ़ेंगे। इट्स ओके टू हैव ब्रेक्स। एक दिन से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा हाँ फर्क बिल्कुल, एक पड़ता है। मंथ में भी आप 1-2 दिन का ब्रेक जरूर ले सकते हैं, और ये लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेक लोगे तभी एग्जैक्टली। दिमाग कुछ और सोच पाएगा। तभी शायद आपके माइंड में एक आइडिया आ सकता है कि हाँ ये चीज इस तरीके से भी की जा सकती है, लेट्स ट्राई, और वो शायद बेटर वर्क कर जाए।
और कभी कभी बहुत जी सारी जी चीजें होती है, ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो छोड़ दो उसको, अपने हाल पे छोड़ दो और अपने आप आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाता है ना। तो ये चीज बहुत बिल्कुल। जरूरी होती है। और बिल्कुल आपने हर चीज जो है बहुत अच्छे से बताई, और हर चीज की इंपॉर्टेंस आपने बताई, और कैसे क्या करना चाहिए वो बताया। और ये चीज मैं भी बताती हूँ, बट आपके मुंह से सुन के सब बच्चों को यकीन होगा कि हाँ हमारे जैसी है, ये बता रही है तो कर लेते हैं, है ना। टीचर तो मैम आप तो अपनी स्ट्रेटजी बना के लेके आए हो कि ये बोलूंगी, ऐसा नहीं होता है। हम खुद का एक्सपीरियंस, और अब बच्चे जो जिस तरीके से उसको फॉलो करते हैं और फिर रिजल्ट्स आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आपका क्या ओपिनियन है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मुझे तैयारी करनी है, या मेरे पास अगर टाइम है प्रॉपरली और मेरे पास रिसोर्सेज हैं अलग अलग, फॉर एग्जांपल मैं सीधा अगर बात करूं, यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो या आप जो है किसी कोर्स में पढ़ रहे हो, तो व्हाट डू यू थिंक कि कैसे आपको अप्रोच करना है उस चीज के लिए? इफ देयर इज अ कोर्स, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, किस तरीके से चीज वर्क करती है, एंड इफ देयर इज अ यूट्यूब, तो उसमें आप कैसे पढ़ सकते हो? आपको पता होगा कि मैंने यूट्यूब पे क्या करवाया है या पेड में क्या है, तो उस बेसिस पे आप एक बच्चे का ये डाउट क्लियर कर दो कि वो क्या फोकस करे, नॉट प्लेटफॉर्म बट तैयारी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं आपके ओपिनियन लेना चाहूंगी इस पे कि भाई यूट्यूब पे तो ऐसे पढ़ते हैं, वैसे वैसे पढ़ते हैं, पढ़ाई हर जगह हो रही है, आपको क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, वो आपको क्या लगता है कि क्या चीज एक बच्चे को, एक एस्पिरेंट को हेल्प कर सकती है अचीव करने में अपना गोल? मैम, मैंने तो पेड़ लिया है, तो पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल। कोई बैच नहीं ले रखा, यूट्यूब से कर रहे हैं। आप ही के लेक्चर्स देख रहे हैं यूट्यूब से भी, उनके भी आते हैं कि मैम हमने क्वालिफाई करा है। इवन तो इस बार ये यूट्यूब से 7 JRF हुए हैं। यही है ना मैम, यही हाँ। देखिए कि यूट्यूब से भी जेआरएफ हो रहे हैं। तो हम्म। ऐसा नहीं है, ये पर्सनल है, ये मेरे मेरे ऊपर है, अपने ऊपर है कि मैं कैसे कर रही हूँ। पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ लेता है, ये सिर्फ एक मन में डाउट है कि अगर हमने पेड बैच ले रखा है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। हो सकता है कि पर्सनल अटेंशन मिल रही है, बट आजकल यूट्यूब पे भी तो लाइव सेशंस चलते ही हैं, नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल। सिर्फ एक गलतफहमी है, करने वाले बच्चे कहीं से भी कर लेते हैं, अपनी मेहनत है बस, हाँ, तो हो वही जाएगा, चीज, सब हो जाता है। हाँ वो है ना कि रिसोर्सेज आपको देखने पड़ेंगे कहाँ से क्या पिक करना है। बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं एग्जैक्टली। कि मैम हो जाएगा क्या, या पेड कोर्स ले लें। मैं उस टाइम पे ब्लैंक हो जाती हूँ कि पढ़ाई हो रही है दोनों जगह, आप कहीं से भी पढ़ो, है ना। बट वही चीज देखो, आप कहीं से भी पढ़ो, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को बस झोंकना वही, पड़ेगा उस तैयारी में। जी जी, बस वही है कि जैसे अगर आपने पेड़ ले रखा है तो हर जगह मत जाओ कि हम्म। इधर भी है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ है, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन वही है कि थोड़ा विश्वास भी रखना जरूरी है। अगर आपने लिया है तो टीचर्स पे भी विश्वास रखो कि जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छा ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इधर उधर जाओगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैंने बिल्कुल। कभी नहीं किया, मैंने यूट्यूब वगैरह जैसे आपका ले रखा था मैंने, तो मैंने उसी पे ही रिलाई किया है और मैंने वही किया है। मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ वही किया है, पीवाईक्यूज किए, आपका जो क्रैश कोर्स था वो किया, और जो आपके सेशंस थे मैंने वही देखे, वो ही इनफ थे, क्योंकि वही कंटेंट बहुत ज्यादा था। आप वो एक्चुअली भी याद कर लो वही इनफ है, वही याद कर लो वही इनफ है, बट वो भी नहीं होता क्योंकि वो उसपे भी इतनी सारी चीजें हैं, कंप्लीट पेपर सारा में कुछ मिल आने ही रहा नहीं है। है। रिवीजन इज द की। एग्जैक्ट। रिवीजन, आप एक चीज को 10 बार पढ़ो या 10 चीज को एक एक बार पढ़ो, एक चीज 10 बार पढ़िए वो आपके काम आएगी। 10 चीजें एक एक बार पढ़ के कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि आपने रिवाइज ही नहीं किया। तो रिवीजन इज मोर एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट, जो आपको हेल्प करती है। तो वही चीज आरुषि ने भी बताई, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। सिलेबस इज इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, नोट्स आर इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट आर इंपॉर्टेंट। हर चीज का अपना एक रोल है इस जर्नी में, और ये 5 से 6 महीने की तैयारी में। तो इस चीज को आपने फोकस में लेके रखना है, अपना शेड्यूल बनाना है, एंड अकॉर्डिंगली सारी चीजें फॉलो करनी है। आई होप कि आरुषि ने जो चीजें बताई वो आपको समझ आई होंगी। अगर आप बिगिनर हैं या आपने एक बार किया, पीएचडी ओनली हुआ, तो आपको समझ आएगा कि आप किस तरीके से अब नेट की प्रिपरेशन उसको करें, और कैसे अपने आप को जो है हमेशा एक्टिव मोड पे रखें। और अगर किसी दिन पढ़ाई नहीं हो रही है तो इट इज टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। तो ब्रेक लेना भी जरूरी है, सही समय पे रुकना भी जरूरी है, और अपने आप को रिगेन करना जरूरी है, और अच्छे से फिर काम करना उस पर जरूरी है। तो ये सारी चीजें रही आज के सेशन में। तो थैंक यू आरुषि फॉर योर टाइम। एंड यस, अगर आप सभी जुड़ना चाहते हैं जेआरएफ अड्डा के साथ मीटअप में, तो आप सभी जो है 14 February को आ सकते हैं जयपुर ऑफलाइन सेंटर में।
और आरुषि आपका भी जो है इनविटेशन यहीं पे मैं दे रही हूँ, तो बिल्कुल आप भी आइएगा इफ पॉसिबल फॉर यू, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। और जो भी अचीवर्स हैं या जिन्होंने अगर नहीं भी किया, उनको देखना है कि कैसा फील होता है कोई चीज अचीव करने के बाद, तो आप जरूर आना, आपको बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड हम आगे का भी रोड मैप जो है उसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि कैसे क्या चीज और करनी चाहिए, है ना। और आपके सभी फैकल्टीज होंगे, सभी बच्चे होंगे हर सब्जेक्ट के, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर आप बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल JRF अड्डा 15% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। RC15 कोड आप यूज कर सकते हैं टू गेट 15% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज जो भी JRF अड्डा पे अवेलेबल है, और बढ़िया तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा टाइम दे सकते हैं, 5 से 6 महीने की तैयारी दे सकते हैं इस एग्जामिनेशन को, तो आप सभी अच्छे से पढ़ के जून 26 के लिए अपना अटेम्प्ट जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी आपके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, पूरा चैनल आपके लिए है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।